हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा। आज शुरू करेंगे इसको, ये कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये 2 लेक्चर लगेंगे और परसों से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट कर देंगे बेटा, रिवीजन। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विद एडजस्टमेंट हमारे पास है। आप इडली से पहले का एक बीआरएस मुझे कराना है, इसके अलावा आप जो कहेंगे वो करा देंगे। ठीक है जी, इतना तो पोर्शन अच्छे से पढ़ना ही है। बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं इसमें एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर रिसीट्स की बात करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले खर्चों की बात करते हैं बेटा, फिर रिसीट्स की। बेटा, सबसे पहले सिंपल बात बोलता हूं, अभी लिखूंगा कुछ नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? मेरे बिजनेस के वो खर्चे जो बिजनेस को एसेट्स बनाकर देते हैं बेटा, वो खर्चे कैपेक्स होते हैं। ठीक है जी, मैं प्यार से कैपेक्स ही बोलूंगा। कैपिटल से कैप, एक्सपेंडिचर से एक्स। ठीक है जी, मेरे बिजनेस के वो खर्चे जो बिजनेस को एसेट्स बनाकर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपेक्स। ठीक है जी, ये मेरे बिजनेस के वो खर्चे हैं बेटा जो बिजनेस को एसेट्स तो बनाकर नहीं देते, लेकिन बेटा इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये खर्चे होते रहते हैं। जनरली इनका बेनिफिट विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, एक साल के अंदर अंदर इनका बेनिफिट खत्म। और बेटा इनका बेनिफिट जनरली मोर देन 1 ईयर मिलता ही मिलता है। बाबू, कुछ लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्यार से बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंडिचर। रेकरिंग का मतलब ही क्या है? रीअकरिंग एक्सपेंडिचर। ये मेरे बिजनेस के वो खर्चे हैं बेटा जो बार बार होते रहते हैं। एक साल में 20 बार भी हो जाते हैं, एक साल में 12 बार हो जाते हैं, क्वार्टरली होते रहते हैं, मंथली होते रहते हैं, डेली होते रहते हैं, वीकली होते रहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेशमेंट की। बेटा रिफ्रेशमेंट हर दुकान पे होने वाला वो खर्चा है जो डेली होता है। जनरली मैं कहता हूँ बेटा, आप रायवाला में शॉपिंग करने जाते हैं, हर दुकानदार अपने अच्छे कस्टमर को, अपने पेट कस्टमर्स को बेटा चाय भी पिलाता है, पानी भी पिलाता है, ठंडा भी पिलाता है। रोज का उनकी दुकान पे रिफ्रेशमेंट का अच्छा खासा बिल होता है। मानते हो ना बेटा इस चीज को? जनरली रिटेलर तो पिलाते ही पिलाते हैं, उनको पता है भैया एक लहंगा खरीद लिया, मेरा 5 का आया, मैंने तो 10 बताने, 8 9 जो मर्जी बेचा है। 3-4 हजार रुपए एक लहंगे में बचने हैं भैया, क्या ही फर्क पड़ता है अगर 10-20 रुपए खर्च कर भी दिए तो। मानते हो ना? सेम बात ज्वेलर्स की भी है बेटा। आप किसी ज्वेलरी शोरूम में चले जाओ, अब उसको पता है भैया अच्छा खासा बकरा कटने वाला है, ठीक है जी, चाय पानी पूछ भी दिया, मिनरल वाटर भी पूछ लिया, 2-4 बोतल खर्च भी दी, तो क्या फर्क पड़ जाता है? तो बेटा रिफ्रेशमेंट एक ऐसा खर्चा, क्या उसने एसेट बना कर दी? चाय पानी पिला देने से कोई एसेट बन गई बिजनेस की? लैंड एंड बिल्डिंग खड़ी होगी, प्लांट एंड मशीनरी खड़ा हो गया क्या? बेटा रिफ्रेशमेंट से कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो गई, कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं बन गया। ये एक बिजनेस का रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल हो सकता है सैलरी एंड वेजेस। बेटा अगर आप सैलरी वेजेस दे रहे हो, क्योंकि आपकी दुकान में बेटा बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी देते हो, यानी कि साल में 12 बार सैलरी दी, इससे कोई एसेट्स खड़ी हो गई बिजनेस की, कोई लायबिलिटी? बेटा ये ऐसा खर्चा है जो इतना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता रहेगा, महीनों के महीनों होता रहेगा। ठीक है ना जी, इसने कोई एसेट्स बनाकर दी थी। अब बेटा हम ना लाइन से बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अभी मेरी चर्चा ना काफी देर तक सीमित रहेगी इस पर, उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। ठीक है जी, फिलहाल मैंने एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों बातें होती। इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, इसका बेनिफिट 1 साल से पहले पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये रीअकरिंग खर्चे बार बार होंगे, ये बार बार खर्चे नहीं होंगे, ये सालों में एक बार खर्चे होंगे। ये एसेट्स बनाकर देंगे खर्चे, ये एसेट्स बनाकर नहीं देंगे कभी भी। ठीक है जी, अब बात को लिमिटेड रखते हैं इस पर। बेटा 6 चीजों के मैं नाम बोलूंगा, 6 चीजें हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं।
ठीक है जी, एक एक करके बोलना शुरू करता हूं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेस ऑफ एसेट। अगर आपने कोई भी खर्चा किया एसेट्स एक्वायर करने पर और परचेज करने पर, वो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूं बेटा, वो खर्चे जो बिजनेस को एसेट्स बनाकर देंगे वो सब कैपेक्स है। समझ में आती है बात? मैंने बोला एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट। एक्वायरिंग और परचेज वर्ड एक ही है, तभी तो बीच में वर्ड और लगा है, ठीक है, एंड नहीं लगा। ठीक है, एसेट्स को एक्वायर करने पर, परचेज करने पर जो भी खर्चा करा वो कैपेक्स है। बात समझ में आती है? दूसरी बात बेटा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल द एसेट्स इज पुट टू यूज। जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स ही हैं, मतलब कैपेक्स ही हैं। बेटा ये कोई मैं पहली बार नई बात बोल रहा हूं। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट कराया तब भी ये बात बोली, जर्नल एंट्री रिवाइज कराई तब भी ये बात बोली, डेप्रिसिएशन कराया, कॉस्ट का मतलब बताया तब भी ये बात बोली, डेप्रिसिएशन रिवाइज करा दिया, कॉस्ट का मतलब बताया तब भी ये बात बोली। 4 बार तो मैं बोल चुका हूँ। ठीक है जी, पिछली बार कैपिटल रेवेन्यू कराया तब भी बोली 5 बार, आज फिर बोल रहा हूँ। बेटा जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं, एसेट्स ही हैं। समझाने के लिए बात, आप कोई बेटा मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम जर्मनी, और बेटा ये मशीनरी आपने जर्मनी से खरीदी है 20 लाख। ठीक है जी, बेटा जर्मनी से इंडिया लाने का किराया भाड़ा लग गया इसके ऊपर 3 लाख रुपए। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ही इंडिया पहुंचा, इंडियन गवर्नमेंट ने मांग ली इंपोर्ट ड्यूटी 20%, 20 लाख का 4 लाख रुपए। उसके बाद भैया इंजीनियर्स ने बताया कि इसको एक बेस बनाकर, एक फाउंडेशन बनाकर रखना पड़ेगा। इरेक्शन चार्जेस आपने खर्च कर दिए 1 लाख रुपए। इसके बाद बेटा इंजीनियर्स ने इंस्टॉलेशन कॉस्ट के भी पैसे मांगे, जर्मनी से इंजीनियर आए, इंस्टॉल करके गए, सारा खर्चा कंपनी को बियर करना पड़ा 2 लाख रुपए। बेटा कौन कह रहा है कि मशीन सिर्फ 20 लाख की है, या ये यही सिर्फ कैपेक्स है? बेटा कैपेक्स वो तो है जो एसेट्स को एक्वायर करने में और परचेज करने में खर्चा किया, कैपेक्स वो भी है जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई, इंस्टॉल होने के बाद इस्तेमाल के लिए रेडी हुई। इससे पहले के भी सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं। इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ने कवर कर लिया, इन चारों को मेरे सेकंड पॉइंट ने कवर कर लिया कैपेक्स में। ठीक है ना जी, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेस ऑफ एसेट्स, एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल द एसेट्स इज पुट टू यूज। दो खर्चों की बात करी थी, समझ आती है बात? तीसरी पर चले बेटा, तीसरा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद, और सॉरी इन कनेक्शन ऑफ, या कह दो एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद और रिलेटेड विद एसेट्स। बेटा अगर कोई खर्चा एसेट्स के कनेक्शन में कर रहे हो या एसेट्स से रिलेटेड कर रहे हो, वो भी कैपेक्स ही है। एग्जाम्पल बता देता हूं, वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, मैंने जो शुरू की 2 बातें बोली है ना अभी, उसमें तीसरा खर्चा बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है, पर हम अलग से भी इसको बोल रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सेकंड, शुरू के 2 महीना ध्यान न रहे तो तीसरे में तो ध्यान रहे। बेटा अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो इन कनेक्शन विद और रिलेटेड विद एसेट्स, वो भी कैपेक्स ही है। समझाता हूं जी। बेटा आपने ना एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, ठीक है जी, जो अभी तक किसी और के नाम रजिस्टर है, आपका सौदा हुआ उससे 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आपने 1 करोड़ पे कर दिए उसको, ठीक है जी, आज आपके नाम रजिस्ट्री होनी है, ठीक है जी, और जब आप रजिस्ट्री कराने गए तो आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए बेटा, 7% की तो स्टैंप दी, ठीक है जी, 7% तो स्टैंप वैल्यू का ही खर्चा। उसके अलावा बेटा अंदर एक रसीद भी कटती है रजिस्ट्री ऑफिस में, वो दी, वकील को चार्जेस दिए, कुल मिला के टोटल खर्चा आपका 2 लाख रुपए का हो गया। बेटा ये तो कैपेक्स है ही है, फर्स्ट पॉइंट कवर कर देता है। क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट? एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट, ये मैं भैया परचेज करने में खर्चा कर रहा हूं, और ये 2 लाख, ये 2 लाख देखो चाहो तो सेकंड पॉइंट में भी कवर हो रहा है,
जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट्स होते हैं। भैया अगर आपके नाम रजिस्टर ही नहीं हुई तो कभी इस्तेमाल के लिए रेडी हुई आपके? नहीं ना। तो चाहो तो सेकंड पॉइंट कवर कर रहा है, नहीं तो मैंने थर्ड पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद और रिलेटेड विद एसेट्स। ठीक है जी, ये भी बेटा कैपेक्स ही होता है, यानी कि एसेट्स कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे बेटा 1 करोड़ की पड़ी, मुझे एसेट्स 1 करोड़ 2 लाख रुपए की पड़ी। पक्का से बात कर समझ में आती है? आगे बढ़ जाए बेटा। फोर्थ पॉइंट, 3 बातें समझ में आई, कैपेक्स पे 6 बातें करनी है, 3 डन, तो बढ़ाए आगे, बढ़ जाए आगे। फोर्थ बेटा, अगर आप किसी सेकंड हैंड एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा कर रहे हो, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आई तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स है। जैसे कि बेटा आपने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीद ली, लेट्स सपोज कि आपके बिजनेस में एक जनरेटर की जरूरत है, आपने एक सेकेंड हैंड जनरेटर खरीद लिया 3.5 लाख रुपए का, ठीक है जी, और ओवरहॉलिंग का खर्चा किया 50,000 रुपए। बेटा कोई नहीं कहेगा एसेट 3.5 की पड़ी। ओवरहोलिंग क्या होता है बेटा? ओवरहोलिंग का मतलब रिपेयर नहीं होता, वास्ट रिपेयर, बहुत बड़ी रिपेयर। और बेटा बहुत बड़ी रिपेयर कराने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, 50,000 रुपए की रिपेयर, बहुत बड़ी रिपेयर कराने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि ये सेकेंड हैंड जनरेटर, ये सेकेंड हैंड मशीन अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि हम वर्किंग कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेटा क्वेश्चन में ना इस बात का हिंट भी होता है कि आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और इमीडिएटली रिपेयर कराई और इतना खर्चा कर दिया। बेटा ये जो इमीडिएट रिपेयर करा रहा हूँ ना, वरना एक बात बताओ, अगर कोई मशीन खरीदी और इमीडिएट रिपेयर नहीं कराई, इसका मतलब वो वर्किंग कंडीशन में थी। और अगर कोई मशीन खरीदी और हाथ हाथ रिपेयर कराने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो वर्किंग कंडीशन में थी ही नहीं, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है ना जी? ये वर्ड वैसे एक आध डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में भी आया था बेटा, तब भी मैंने इसकी थोड़ी सी बात की थी। ठीक है ना जी? पक्की बात, चारों बातें समझ में? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट्स बिकम पुट टू यूज, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद और रिलेटेड विद एसेट्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड to bring the second hand machinery into the working condition is also capex। चारों बातें डन है, आगे बढ़ जाए बेटा। फिफ्थ वन, एक्सपेंडिचर which increases the earning capacity of the company। वैसे एक बात बताओ, मैंने जो 4 बातें बोली, चारों की चारों बातें शुरू की 2 बातों में समाई हुई हैं कि नहीं है? इन एक्वायरिंग एसेट और जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुई। भैया इन कनेक्शन विद रिलेटेड विद एसेट का एग्जांपल ये है, ये सेकंड पॉइंट में कवर हो जाता। ये कहता है सेकंड हैंड एसेट्स के ऊपर जब तक पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट है, ये भी पॉइंट 2 में समझ सकता। कुल मिला के बात 2 ही हुई है वैसे तो। ठीक है जी बेटा। फिफ्थ पॉइंट कहता है एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। ऐसे खर्चे जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे वो भी बेटा कैपेक्स ही होते हैं, वो भी एसेट्स ही होते हैं। जैसे कि बेटा 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं मैं चीज को समझाने के लिए। मान लो बेटा आप एक सिनेमा हॉल चलाते हो, ठीक है जी, और आपके पास ना सिटिंग कैपेसिटी है 500 लोग, मतलब पहली लाइन देखो तो 25 सीट्स है, दूसरी लाइन देखो तो 25 सीट्स हैं, ऐसे 20 रॉ बनी हुई, ठीक है जी, यानी कि 500 लोग एक टाइम पर बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करा बेटा, आपकी पड़ोस वाली जमीन, बगल वाली जमीन बिक रही थी, आपने वो जमीन खरीदी, ठीक है जी, इस तरीके से भैया वहां पर भी सिनेमा हॉल खड़ा कर दिया और आखिरी में दीवार निकाल दी और वो सिटिंग कैपेसिटी एनहांस हो गई। ठीक है जी, अब सिटिंग कैपेसिटी एनहांस हो गई तो भैया ज्यादा लोग मूवी देख पाएंगे, आपकी ज्यादा सेल होने वाली है, आपकी ज्यादा कमाई होने वाली है। क्या इस खर्चे ने आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी? बिल्कुल बढ़ा दीजिए अर्निंग कैपेसिटी। बेटा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी तो ये खर्चा कैपेक्स ही है, यानी कि एसेट ही है। और आप खुद सोचो तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में भी कवर हो जाता है। आपने बराबर वाली लैंड खरीदी, एसेट्स एक्वायर करने पे जो खर्चा होगा, बिल्डिंग बनाई आपने,
भैया एसेट चीज तो है, कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट में भी कवर होता है, और फिफ्थ पॉइंट स्पेसिफिकली भी कवर करता है इसको। ठीक है, अच्छा एक और बात करता हूँ बेटा, जब तक कोविड नहीं आया था टीचिंग मेथड बहुत चेंज थे। आपने भी तब भी आप ट्यूशन पढ़ रहे थे तब भी आप देखते हो लोगों के पास शायद स्मार्ट बोर्ड के सेटअप इतने नहीं थे, 10 टीचर के पास भी नहीं थे पूरे शहर में। ठीक है जी, सब क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, मार्कर का इस्तेमाल करते थे, हम भी वही करते थे। ठीक है जी, जब कोविड आया तो सबने महसूस किया इस चीज को कि एक सेटअप होना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाने का। ठीक है जी, अब मैंने भी खर्चा कर दिया, क्या इसने मेरी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस कर दी, इसने इसने मशीनरी ने? भैया कुछ तो बढ़ गई, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास इस वजह से ही आने लगे कि भैया छुट्टी हो जाती है, चलो वीडियो मिलने का एक बेनिफिट है। ठीक है जी, कुछ लोग बाहर से पढ़ने लगे, कुछ लोग मुझे और पे करने लगे ऑनलाइन क्लासेस का, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस हो गई इसकी वजह से। क्या ये खर्चा कैपेक्स है? देखो अगर फर्स्ट पॉइंट के एंगल से सोचो तो भैया मेरी मशीनरी बन रही है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग और परचेज ऑफ एसेट, मैंने तो परचेज ऑफ एसेट पे ही खर्चा किया। फर्स्ट पॉइंट भी कवर करता है, लेकिन फिफ्थ पॉइंट भी कवर करता है इसको, व्हिच इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। पांच बातें डन, पक्का से। लास्ट बात, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेजिंग द कैपिटल। बेटा अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है कैपिटल रेस करने पर, बेटा वो भी खर्चा आपका कैपेक्स ही है। कोई भी खर्चा जो आपने कैपिटल रेस करने पर किया हो बिजनेस के लिए, बेटा वैसे इसको बिजनेस स्टडीज की भाषा में हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, याद है? पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चा किया जाता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज को मैं थोड़ा संभाल के रखता हूँ, अकाउंटेंसी पर रहते हैं। ठीक है जी, किस खर्चे की बात चल रही है बेटा? कोई भी कैपिटल लेने के लिए खर्चा किया हो, मान लो आपने बैंक लोन लेना है, कैपिटल लेना ही है बेटा। अगर बैंक लोन लेने के लिए आपने कोई खर्चा किया तो वो भी कैपेक्स ही हो जाएगा। जैसे कि अब कई बच्चों को लगता है बैंक लोन लेने के लिए तो खर्चा क्या ही होता है, सर बिजनेस स्टडीज का एक पूरा लेक्चर है कि बैंक लोन लेने के लिए क्या खर्चा होता है। ठीक है ना, अगर किसी को जानना है तो भैया मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ इस टॉपिक को। बेटा मान लो आप ना 80 लाख रुपए का लोन चाहते हो, ठीक है, आप बैंक के पास गए, ब्रांच मैनेजर को कहा जी मुझे 80 लाख रुपए का लोन चाहिए, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ के एसेट गिरवी रख दो तो ही देंगे। आपने कहा जी ठीक है जी, मेरे नाम ये 1 करोड़ का प्लॉट ऑफ लैंड है, ये मैं गिरवी रखना चाहता हूँ, मुझे लोन चाहिए। बेटा आपको पता है ये 1 करोड़ की लैंड कितनी वैल्यू पर गिरवी होगी? स्टैंप एक्ट का रूल है ये कि आपको आधे परसेंट के स्टैंप पेपर लगाने पड़ेंगे इसको गिरवी रखने के लिए। यानी कि 50,000 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये बात लिखी जाएगी कि आप ये एसेट बैंक के फेवर में गिरवी कर रहे हो, जिस दिन पूरा लोन चुकता दोगे उस दिन ये एसेट आपकी दोबारा हो जाएगी। 50,000 रुपए तो यही खर्च हो गए। कैपिटल रेस करने के लिए जो खर्चा होता है वो भी कैपेक्स ही है, ध्यान रखना। बाकी खर्चे तो बहुत है लोन लेने के, तो मैंने अभी छोटा सा ही एग्जांपल दिया। क्लियर है ना जी बात, पक्का से? अब बेटा देखो, एसेट्स बनाने के खर्चे कैपेक्स हैं, अगर कोई भी खर्चा आपको एसेट बना के दे रहा है वो कैपेक्स है, लेकिन एसेट्स को मेंटेन करने के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि रिपेयर, आज आपने कोई मशीन खरीदी, मैंने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, 2 साल हो गए रिपेयर ही नहीं करा, आज मैंने रिपेयरिंग पर भेज दिया, मैंने कहा जी मेजर फॉल्ट ना आ जाए, प्रिवेंटिव मेजर ले लो, प्रिवेंट करो, रोकने की कोशिश करो। ठीक है जी, मुझे लगा 3 दिन के लिए कोई बैच नहीं चलना था, 3 दिन की छुट्टियां थी, मैंने क्या करा, इसको सीपीयू को ले गया, मैंने कहा जी आराम से खोल दो इसको, थोड़ा सा ना सेट कर दो, कुछ कमी पेशी लग रही खुद ही रिपेयर कर दो, और रिपेयर करा के। बेटा अगर मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूँ एसेट को मेंटेन करने पर, एसेट्स खरीदने पर नहीं, मेंटेनेंस पर उसकी, तो बेटा वो खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप एक्टिवा खरीदते हो या 4 व्हीलर खरीदते हो, सर्विस कराते हो, उस पर जो खर्चा करते हो प्रिवेंटिव खर्चा कर, एसेट्स नहीं बन रही उससे, एसेट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी और ज्यादा डेप्रिसिएशन ना लग जाए, उस चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, बेटा वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हैं। ठीक है जी, यानी कि जैसे मैंने यहाँ 6 पॉइंट बोले, यहाँ मैं 3 पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा। वो खर्चे जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, वो खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं, वो खर्चे जो एसेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ये तीनों खर्चे रेवेन्यू खर्चे हैं। कोई दिक्कत किसी की, कोई परेशानी बताओ?
बेटा मैं लिखवाऊं तो ना दोबारा, मैंने पहले लिखवाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखवाया हुआ है, इसी सीक्वेंस में लिखवाया हुआ है जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है। ठीक है जी, लिखा होगा श्योरली आपके पास, नहीं लिखा हुआ भैया किसी भी दोस्त यार से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो जी बेटा, रिसीट की बात करते हैं, रिसीट की बात करते हैं। बेटा रिसीट के बारे में मैं थोड़ा सा पोर्शन लिख रहा हूँ, मुझे 5 मिनट दो, 5 के भी बल्कि 2 ही मिनट दो। पेशेंस टेस्ट कर रही है क्या? चलो जी बेटा, रिसीट के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात इसलिए लिख दी क्योंकि मैं अगर लिखता ना इसको समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता। ठीक है, आओ जी इसको अच्छे से समझते हैं। रिसीट भी दो तरीके की है बेटा, जैसे खर्चे दो तरीके के थे, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। अगेन बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स का दूसरा नाम है रेकरिंग रिसीट्स। ये वो रिसीट्स हैं जो बिजनेस में बार बार होती हैं, रोज हो सकती हैं, एक दिन में ही 10 बार हो सकती हैं, हर महीने हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, बार बार होने वाली रिसीट्स बेटा रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है जी, मैंने लिखा भी बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, रिसीट्स विच आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती ही रहेंगी, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रेकरिंग रिसीट का बेस्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिस्काउंट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, ये सारी बातें बेटा रेकरिंग रिसीट्स हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, बार बार होती है, नाम से भी समझना है। लेकिन बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स क्या है बेटा? कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है इसकी, हमने लिखा ऑल अदर रिसीट्स आर, रेवेन्यू रिसीट्स के अलावा जितनी भी रिसीट्स है वो सब कैपिटल रिसीट्स ही हैं। जैसे कि बेटा ये बिजनेस में बार बार नहीं होंगी, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर। बेटा बिजनेस में एक बार प्रोपराइटर ने पैसा डाल दिया, ठीक है जी, 2-3 साल बाद उसको जरूरत लगी, उसने एडिशनल कैपिटल डाल दी, उसके बाद कभी कोई पैसा डाले? सालों साल कभी नहीं डलेगा भैया। ठीक है ना जी, ये इतना रैकरिंग नहीं है जितनी रैकरिंग ये चीजें हैं। ठीक है जी, सालों साल प्रोपराइटर बिजनेस में दोबारा पैसा नहीं डालता। सेम वे इशू ऑफ शेयर, बेटा अगर आप कंपनी हो, आपने एक बार शेयर इशू करे, पैसे आपके पास आ गए, सालों साल आपको पैसों की जरूरत नहीं है, उसके बाद कभी शायद इशू ना हो सकता है 15-20 साल के बाद इशू हो, ऐसा भी हो सकता है लाइफ टाइम में ही कभी इशू ना हो। ठीक है ना जी। और बेटा थर्ड वन इज बैंक लोन। क्या बेटा बैंक का लोन रोज रोज अप्लाई करते हो क्या? एक बार ले लिया भैया खत्म कहानी, 5-7-10 साल की छुट्टी। ठीक है ना जी।
अब मैं एक बात बोलूंगा बेटा कि पिछली बार नहीं बोली थी और लेक्चर वाइंड अप, ठीक है जी। थोड़ा सा समझ लेना यार अच्छे से, जितने आए हो ना पक्का बेनिफिट होगा, ठीक है जी। घर बैठे हुए जितने, उनकी तो कमिटमेंट मैं इंश्योर नहीं कर सकता, ठीक है जी। वीडियो लिंक लेने के बाद भी वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, पर आप सबकी कमिटमेंट मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को लेकर, ठीक है जी। बेटा आपको याद है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट बनाते हैं नोन एज बैलेंस शीट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं खर्चे, चाहे ट्रेडिंग का डेबिट है चाहे पीएनएल का डेबिट है, खर्चे लिखे जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे एसेट्स नहीं बनेगी कोई। और बेटा जिनसे एसेट्स बनेगी ये सब कैपेक्स है, एसेट साइड सिर्फ कैपेक्स लिखे जाते हैं। लाइबिलिटी साइड सिर्फ कैपिटल रिसीट्स लिखी जाती हैं जो बिजनेस में बार बार नहीं होती, कभी कभी होती हैं, चाहे सोच कर देख लेना, यहीं लिखते हो कैपिटल, यहीं लिखते हो बैंक लोन। और रेवेन्यू रिसीट्स जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सेल्स यहीं लिखते हो, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सब पीएनएल का पार्ट लिखते हो। यानी कि पूरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू से ही खत्म हो जाता है, और पूरी बैलेंस शीट कैपिटल रिसीट्स कैपिटल खर्चों से खत्म होती है। ये बात लास्ट टाइम नहीं बोली थी, ठीक है ना जी। अब ज्ञान है तो बोल रहा हूं, ज्ञान ही न था तो बताता कैसे, ठीक है ना पुत्र जी। वो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।